नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। ठीक है, तो अपनी जो एमपी की श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत आज की जो अपनी नदी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, जिससे कि खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी की परीक्षाओं में सब में। ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी में इसका रोल काफ़ी होता है। तो आज की जो प्रमुख नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, मैं एक बात बता दूं कि नर्मदा नदी में लगभग एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, तकरीबन 2 या 3 वीडियो में इसका समापन होगा। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बड़ी नदी है और इसके अगर इसको अपन एक वीडियो या 20-25 मिनट में अपन वीडियो अगर नर्मदा नदी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये नर्मदा नदी के साथ में भी नाइंसाफ़ी होगी और अपने साथ में भी और अपनी पढ़ाई के साथ में भी। तो अपन कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्दी कवर करें, लेकिन अच्छे से कवर करें। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इसका पहला भाग। तो नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? नर्मदा नदी मैंने एक लेक्चर डाल रखा है इस पे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कौन सा पर्वत? मध्य प्रदेश के पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की एक श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही आती है, जिसका नाम क्या है? मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? एक मैकाल श्रेणी। कौन सी? मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी पर एक चोटी है। मैकाल श्रेणी पर क्या है? एक चोटी है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक चोटी। क्या है? अमरकंटक चोटी। कहाँ पे है? मैकाल श्रेणी। किसके अंतर्गत? सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत कौन सी आती है? मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी पर कौन सी चोटी है? एक अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी से क्या करती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी क्या करती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है, मैकाल श्रेणी की अमरकंटक चोटी से। ठीक है, ये सब कहाँ पड़ते हैं? तो जो अमरकंटक चोटी है वो अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ जिले में पड़ती है। कौन से? पुष्पराजगढ़ जिले में क्या पड़ती है? अमरकंटक चोटी पड़ती है। पुष्पराजगढ़ तहसील में एक बार और बताता हूँ, सोन नदी में मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ। अमरकंटक चोटी कहाँ पड़ती है? तो पुष्पराजगढ़ तहसील कहाँ पे? अनूपपुर जिले में। ठीक है, तो यहीं से क्या करती है? नर्मदा नदी निकलती है। अब आइए जानते हैं आगे नर्मदा नदी के उपनाम। देखो, नर्मदा नदी के उपनाम काफी सारे हैं। नर्मदा नदी के काफी सारे उपनाम है, लगभग 20 से ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ठीक है, मैं जितना पता था मैं यहाँ लेके आ गया। तो नर्मदा नदी के उपनाम देखते हैं। नर्मदा नदी के उपनाम। नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवा। नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता है। नर्मदा नदी को रेवा कहाँ कहा गया है? तो ऋग्वेद और जो संस्कृत के ग्रंथ है ना, ऋग्वेद और संस्कृत ग्रंथों में से क्या कहा गया है? रेवा कहा गया है। नर्मदा नदी क्या कहा गया है? रेवा कहा गया है। इसके बाद आते हैं मैकाल सुता। दूसरा नाम क्या है इसका? उपनाम मैकाल सुता। सोमोद भवा। क्या? सोमोद भवा भी किसका नाम ही है? नर्मदा नदी का ही नाम है। तो सोमोद भवा का मतलब होता है चंद्रमा से जन्मी। क्या? चंद्रमा से जन्मी, यानी कि नर्मदा नदी का जन्म कहाँ से हुआ? चंद्रमा से। कहाँ से? चंद्रमा से। तो सोमोद भवा का मतलब होता है चंद्रमा से जन्मी। इसके बाद आते हैं सप्तगंगा। कौन सी? सप्तगंगा। दूसरी कौन सी होती है? अमरकंठी। अमरकंटक से निकलती है, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया गया है? एक अमरकंठी। ठीक है, इसके बाद आता है संकरी। संकरी का होता है शंकर देव की पुत्री, यानी शंकर भगवान है ना, उनकी पुत्री। तो संकरी का अर्थ होता है शंकर देव की पुत्री। इसके बाद आते हैं तो भारत की हृदय रेखा। क्या करती है? भारत की हृदय रेखा। भारत की हृदय रेखा यानी कि मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। हृदय यानी बीचों बीच स्थित है। तो क्या करती है? ये रेखा बनाती हुई क्या करती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया गया है? भारत की हृदय रेखा। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा इसे इस आधार पर नहीं कहते कि मध्य प्रदेश की गंगा इसे धार्मिक आधार पे कहते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक आधार पे। किस तरीके से? धार्मिक आधार पे, यानी कि गंगा नदी का क्या है? अपने धर्म में, हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व है, यानी कि पवित्र नदियों में शामिल है। तो इसीलिए जो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो भी क्या है? धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। किस आधार पे? धार्मिक आधार पर। बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो गुजरात की गंगा, गुजरात की जीवन रेखा। कौन सी? गुजरात की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा सोमप्रभा, निबुधा,
नामोदोस। क्या? नामोदोस। ये नामोदोस जो एक भूगोलविद थे, यानी कि भूगोल के बारे में थे, जिसका नाम था क्या? टोलमी। क्या था? टोलमी। टोलमी ने क्या कहा है? इसे नामोदोस कहा है। क्या कहा है? नामोदोस कहा है। ठीक है, नामोदोस। इसके अलावा एक और है, एक उसका नाम है कि वर्ष 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नर्मदा नदी को जीवित मानव की उपाधि दी थी। कौन सी? जीवित मानव। जीवित मानव की उपाधि किसे दी थी और किसने दी थी? तो सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी। कौन ने दी थी जीवित मानव की उपाधि नर्मदा नदी को? सुप्रीम कोर्ट ने। उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी थी? इसे जीवित मानव की उपाधि दी थी। कब? 2017 में। कब? तो 2017 में क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि नर्मदा एक जीवित मानव है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी क्या है? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की ये 3री सबसे बड़ी नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की ये 3री सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत मैंने उस दिन बताया था, यानी कि निचला हिस्सा, जो भारत का जो निचला हिस्सा है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड भी नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जिले जो राज्य हैं, ये क्या है? दक्षिण भारत के राज्य, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के पठार के राज्य हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की पठार से निकलने वाली क्या है? 3री सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अर्थात भारत से निकलने वाली 3री सबसे बड़ी नदी है। क्यों? प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ आ जाता है? भारत में ही आ जाता है। क्या आ जाता है? भारत में ही आ जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली कौन सी है? 3री सबसे बड़ी नदी है। पहले स्थान पे कौन है? तो गोदावरी, दूसरे पे कृष्णा और तीसरे पे कौन सी है? अपनी नर्मदा नदी है। सॉरी। इसके बाद आगे देखते हैं अरब सागर, यानी कि खंबाती खाड़ी। खंबाती खाड़ी कहाँ पड़ती है? अरब सागर में पड़ती है। तो खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की छोड़ो, भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली क्या है? नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो ताप्ती सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ताप्ती है। ठीक है, और एक और बात याद रखना कि अपनी भ्रंश घाटी में बहने के मामले में भी अपनी भ्रंश घाटी क्या होती है, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, आज ही बता दूंगा। भ्रंश घाटी में बहने वाली भी सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही है। ठीक है, तो कितनी हो गई? भारत की 5वीं सबसे बड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की 3री सबसे बड़ी, और खंबाती खाड़ी में जल गिराने वाली पहली, और नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने वाली भी पहली। क्या हो? ये नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, अब आते हैं आगे। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, यानी कि 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में आते हैं, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। कितनी? 1077 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो 15 जिलों में। कौन कौन से हैं? पहला है अनूपपुर, दूसरा मंडला, तीसरा डिंडोरी, चौथा जबलपुर, पांचवा नरसिंहपुर, छठा होशंगाबाद, सातवां रायसेन, आठवां हरदा, नौवां खंडवा, 10वां खरगोन, 11वां धार, 12वां सीहोर, 13वां देवास, चौथा बड़वानी और 15वां अलीराजपुर। कितने जिले हैं? तो टोटल 15 जिलों से प्रभावित होती है। कौन कौन से? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर। इसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये याद रखने का कि आप मैप बनाइए। मैप बनाकर जिन जिन जिलों का मैंने वर्णन किया है, उन्हीं जिलों से क्या कर दिए? नर्मदा नदी को निकाल दीजिए। आराम से 2-3 बार निकालेंगे, इतने में याद हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर। ठीक है, अब आइए इसका अब्बा क्षेत्र देखते हैं। अब्बा क्षेत्र, इसी का कहते हैं अपन नर्मदा नदी का अब्बा तंत्र।
तो नर्मदा नदी का जो अब्बा तंत्र है उसका प्रभाव 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। नर्मदा नदी का जो अब्बा तंत्र है उसका प्रभाव कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये क्या है? मध्य प्रदेश। ये क्या है? नर्मदा नदी का अब्बा तंत्र। अब्बा तंत्र क्या कहते हैं? तो अब्बा तंत्र कहते हैं जिसमें कि उसकी सहायक नदियों को भी शामिल किया जाता है। यानी कि एक तो प्रमुख नदी होती है, तो प्रमुख नदी कौन सी हो गई? नर्मदा मान लेते हैं। प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा है। जबकि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? जैसे कि बरना, कोलार, मान, हिरण, हिरण के अलावा तवा, दूधी, शक्कर, शेर, हथनी, ये सब चीजें क्या है? ये किसकी है? ये सहायक नदियां हैं, नर्मदा नदी की सहायक नदियां। अब इनके भी सहायक नदियां होंगी, ऐसा तो है नहीं कि तवा की सहायक नदियां नहीं है, बरना की सहायक नदियां नहीं है। तो इसी आधार पर इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? अब्बा क्षेत्र, अब्बा तंत्र क्या कहा जाता है? इनको सभी को मिलाकर, यानी कि इनकी मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो अब्बा तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब्बा तंत्र। तो अब्बा जो नर्मदा नदी का अब्बा क्षेत्र है या बेसिन है, इसे क्या कहते हैं? अपन बेसिन भी कहते हैं। अब्बा तंत्र, बेसिन। जो अब्बा तंत्र है नर्मदा नदी का, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर। जो नर्मदा नदी का अब्बा क्षेत्र है वो कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर। इसमें से इसका सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य में है। कितना है? 89.9% या लगभग, आप इसे लगभग में लगभग 90%। कितना? लगभग 90%। ठीक है। 6.5% गुजरात में है और 2.7% कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इसका लगभग 90% हिस्सा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 90% क्षेत्रफल, 90% हिस्सा किसका? नर्मदा नदी के अब्बा क्षेत्र का, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपन इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। नर्मदा नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है, अपन इसको मिटा लेते हैं यहां से। नर्मदा नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है वो क्या है? तो नर्मदा नदी का जो अपवाह प्रतिरूप है वो वृक्षाकार है। कैसा है? वृक्षाकार, वृक्षाकार प्रतिरूप। नर्मदा नदी का प्रतिरूप कैसा है? वृक्षाकार है, अपवाह प्रतिरूप। इसे क्या कहते हैं? अपवाह प्रतिरूप। कैसा है? वृक्षाकार है, वृक्षाकार। अभी अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? ठीक है, वृक्षाकार कैसे? ठीक है, इसको देखते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? कोई प्रमुख नदी है। ये क्या है? कोई प्रमुख नदी है। जैसे कौन सी हो गई? नर्मदा हो गई, नर्मदा हो गई। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे? नर्मदा हो गई। ठीक है, अब नर्मदा क्या है? ये प्रमुख नदी है, तो नर्मदा क्या होगी? सहायक नदियां भी होंगी। अब मान लेते हैं कि ये क्या है? इसकी सहायक नदियां है। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां है। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। अब सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होंगी। ये क्या होंगी? उनकी भी सहायक नदियां हो गई। उनकी भी क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती है, फिर उनकी भी सहायक नदियां होती है, उप सहायक नदियां होती है। तो ऐसे करके जो इसका आकार बनता है वो किस तरीके का बनता है? वृक्षाकार बनता है। कैसा बनता है? अब्बा क्षेत्र का आकार वृक्षाकार बनता है। कैसा आकार बनता है? वृक्षाकार। तो इसीलिए इसे जो नर्मदा नदी का जो अब्बा प्रतिरूप है वो किस तरीके कहलाता है? तो वृक्षाकार अब्बा प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, ये हो गया वृक्षाकार अब्बा प्रतिरूप। अब देखते हैं आगे। नर्मदा नदी, नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहने वाली नदी है। कर्क रेखा के समानांतर बहने वाली नदी है। यानी क्या करती है? कर्क रेखा समानांतर, यानी कर्क रेखा ऐसे निकल गई तो उसी के समान क्या जा रही है? अपनी नर्मदा नदी जा रही है। और ये किस दिशा से बहती है? तो ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका बहने की जो दिशा है वो कौन सी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर।
ठीक है, पूर्व से पश्चिम में बहने वाली नदी यही है, सबसे बड़ी नदी भी यही है, नर्मदा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। अपनी भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। प्रायद्वीप की भारत की 3री सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा ही है। इसका अब्बा प्रतिरूप कैसा है? तो वृक्षाकार है। इसका जो अब्बा क्षेत्र है उसका प्रभाव कितने राज्यों में दिया जाता है? तो कितने कितने राज्यों में मिलता है? तो 4 राज्यों में। कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य में इसका क्या है? अब्बा प्रतिरूप का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं जो मैंने बनाया। जब क्या करते हैं, जब नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है, जब नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है तो वह क्या करती है? पठार पे उतरती है, यानी कि पठार से ऊपर, चोटी से निकल रही है तो पठार से ही बह रही है, क्या पठार से ही बह रही है ना। तो पठार से उतरने के बाद वह मैदानी क्षेत्रों में कहाँ आके प्रवेश करती है? तो मैदानी क्षेत्रों में वह जबलपुर के पास आकर प्रवेश करती है। जबलपुर में, कहाँ पे? जबलपुर जिले में क्या करती है? नर्मदा नदी मैदानी भागों में उतरती है। क्या करती है? मैदानी भागों, यानी कि पठार से निकल रही है, पठार पे धीरे धीरे बहती हुई आ रही है। तो अब मैदान कहाँ पड़ेगा उसे? आके कहाँ मिलता है उसे? जबलपुर में आके कहाँ मिलता है? तो जबलपुर में आके उसे क्या मिलता है? कौन सा क्या मिलता है जबलपुर में आके उसे? तो मैदानी भाग मिलता है। ठीक है, ये था। और यहाँ पर जो जब मैदानी भागों में उतरती है तो यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात। क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। जबलपुर में जब नर्मदा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्या करती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है? तो जबलपुर में करती है, यानी कि जबलपुर में क्या करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगले लेक्चर में बताऊंगा और आगे की कहानी, मतलब इसके 2-3 वीडियो बनेंगे तो अपन आज इतना ही कर लेते हैं, जिससे कि सहूलियत हो जाएगी। आपको भी इतना ही ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ सुझाव या कुछ शिकायतें हो तो, या कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू सो मच।